जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन फंड्स की परफॉर्मेंस समय समय पर बदलती रहती है। एक फंड की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी हो या किसी फंड हाउस की मैक्सिमम स्कीम्स अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए जरूरी है फंड हाउस की अच्छी फिलॉसफी और साथ ही उनका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मेरे साथ हैं डीएसपी म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ मिस्टर कल्पेन पारिक। कल्पेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू पंकज जी। कल्पेन जी, देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी बनी हुई है काफ़ी समय से, और इन्वेस्टर्स के मन में थोड़ी चिंता भी है कि कब ये चिंता दूर होगी, कब तक ये चलता रहेगा। तो थोड़ा सा मार्केट आउटलुक उस पर मैं जानना चाहूँगा आपसे। पंकज जी, मुझे आज 24 साल हो गए धंधे में। 24 साल इंटू 12 महीना अगर आप जोड़ लो तो रफली 300 महीने गए होंगे। और ये 300 महीने में ऐसा एक भी महीना नहीं था जब मुझे चिंता नहीं थी या हमारे निवेशकों को चिंता नहीं थी। तो मार्केट में चिंता परमानेंट पार्ट है, क्योंकि उतार चढ़ाव इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केट्स। कोई दिन हम एडवांस में ये नहीं बोल सकते हैं कि अब यहाँ से तेज़ी होगी या अब यहाँ से मंदी होगी। तो मेरा एक फ्रेमवर्क है कि जब रोज़ हमें चिंता होती है या हर हफ्ते चिंता होती है, हर महीने चिंता होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि तेज़ी में चिंता ज़्यादा करूँ और मंदी में कम करूँ, क्योंकि मंदी में वो चिंता भाव में आ जाती है, और जब बाज़ार महंगा होता है या ऊपर होता है तो वो भाव में पूरी चिंता आई नहीं होती है। तो हमारा ये मानना है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं अगले 5 से 10 साल अलग होंगे पिछले 10 साल से। अब पिछले 10 साल में जनरली थोड़ा आसान हुआ है पैसा बनाना या रिटर्न बनाना, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए आसान हुआ है, जबकि बिजनेसेस के लिए मुश्किल हुआ है। पिछले 10 साल में बिजनेसेस ने ज़्यादा एफर्ट डाला है अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए या ग्रो करने के लिए, क्योंकि दुनिया भर में डिसरप्शंस हो रहे हैं। हर इकोनॉमी अपने अलग अलग फेज, आप देखेंगे 2003 से 7 जो समय हम हमेशा याद रखते हैं अपने इन्वेस्टिंग करियर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा बना था इंडिया में, और वो ऐसा फेज था जब पूरी दुनिया एक साथ ग्रो हो रही थी। लेकिन पिछले 10 साल में ऐसा नहीं है, अलग अलग पॉकेट्स में ग्रोथ है और काफ़ी सारे पॉकेट्स में ग्रोथ नहीं है। तो पॉइंट ये है मेरा कहने का कि जब इन्वेस्टर आसानी से पैसा बना लेता है वर्सेस द बिजनेसेस जो प्रॉफिट देते हैं, तब मार्केट में एक डिस्टेंस हो जाता है या गैप हो जाता है रियलिटी और सैनिटी के बीच में। तो ये एक ऐसा माहौल है कि जहाँ पे बाजार महंगा है, थोड़ा वैल्यूएशन ज़्यादा है। दुनिया भर में जो इंटरेस्ट रेट्स 10 साल से पकड़े हुए थे या नीचे थे, वो अब रिलीज़ होने लगे हैं। नेचर का नियम है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है 9.81 का उसका स्ट्रेंथ है। वो ग्रेविटी ज़ीरो हो गया था बिकॉज इंटरेस्ट रेट ज़ीरो थे, तो अब वो ग्रेविटी वापस आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि स्टॉक प्राइसेस अगले 5 से 10 साल में शायद एक ऑर्डिनरी तरह से बिहेव करे, ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जो पिछले 5-7 साल में वन साइडेड तेजी हुई है। कोविड का समय अगर आप हटा ले तो बाजार में बहुत आसानी से हर महीना पैसा बनाए, हर साल पैसा बनाए, तो वो टाइम नहीं रहेगा। तो इन्वेस्टर को ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कुछ नहीं करने से सिर्फ फिक्स्ड इनकम में, फिक्स्ड डिपॉजिट में, डेट फंड में डाल के 6 से 7% मोर और लेस स्ट्रेट लाइन का रिटर्न बनता है, और अगर इक्विटी में 10 से 12% लॉन्ग टर्म रिटर्न है निफ्टी का, और उसमें अगर फंड मैनेजर का 1 या 2% का पॉजिटिव अल्फा ऐड कर लो तो 11 से 13% का रिटर्न जनरली एक्सपेक्ट होता है। तो ये एक्स्ट्रा रिटर्न के लिए हमें चिंता को ओवरकम करने की ज़रूरत है, और हमें अपने आप को तैयार करना होगा वॉलेटिलिटी को एक्सेप्ट करने से। वॉलेटिलिटी रहेगी, और मैं वॉलेटिलिटी को अपना दोस्त मानता हूँ, क्योंकि ये मुझे यूनिट अक्यूमुलेट करने में हेल्प करती है। जब वॉलेटिलिटी होती है मेरे यूनिट्स बढ़ते हैं, और अगर मैंने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करके रखा तो मेरी एनएवी भी बढ़ेगी। कल्पेन जी, आपने जो 5 साल की बात की है, लॉन्ग टर्म की बात की, बिल्कुल सही है, पर साथ में आपने ये भी कहा कि वैल्यूएशन थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, साथ में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन रुपये में कमजोरी ये काफ़ी समय से चल रही है और अब तो रिकॉर्ड लो लेवल पर है। तो इन सब बातों के हिसाब से अगर हम बात करें तो अगले 6 मंथ टू 1 ईयर, हालांकि मैं अगेन कहूँगा डेफिनेटली इक्विटी मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म में नहीं सोचना चाहिए, इक्विटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म। पर जब निवेशक बाजार में पैसा इन्वेस्ट करता है तो एक उम्मीद तो करता है कि फिर मैं क्यों ना इस वक्त दूर रहूं और तभी आऊं जब मार्केट में थोड़ा अच्छी ग्रोथ दिखाई दे।
तो अगर हम बात करें अगले 6 मंथ टू 1 ईयर की, तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा सुधार होगा? भले ही बहुत तेजी ना हो, लेकिन यहां से गिरावट कितनी हो सकती है? आपको ऐसा क्या लगता है इसके बारे में? उस पर थोड़ा सा मुझे अगर पंकज जी, बता मुझे ना पिछले 5-7 साल में जनरली ये लगा है कि अच्छी कंपनीज जो हमारे मेहनत के पैसे के लगाने के लायक है, ये जनरली 10 से 20% अपने फेयर वैल्यू से ऊपर है। इसलिए मुझे हर दिन लगता है कि काश मार्केट 10% नीचे होता है, 15% नीचे होता तो मैं और पैसा लगा देता। लेकिन 5 साल में बाजार मेरे से ज़्यादा जीता है और आगे रहा है, और ये नॉर्मलाइजेशन हुआ नहीं है। तो आशा ये है कि या इस साल में, अगले 2-3 साल में ये नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मली ये पैनिक के टाइम पे होता है, जब कोई बड़ा करेक्शन होता है तो मार्केट के भाव जो है वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं रियलिटी के साथ। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा जो वेरिएबल था जिसके वजह से ये वैल्यूएशन और रियलिटी के बीच में गैप था, वो इंटरेस्ट रेट का था, और वो अब बढ़ना शुरू हुए है। तो अगले 1 से 2 साल में बाजार नॉर्मलाइज होना चाहिए। लेकिन मैं साथ में ये भी एक डिस्क्लेमर डाल देता हूँ कि I've been wrong in the last 5 years. Many people who want to invest with this template in mind have been wrong. And इसका टेक अवे ये है कि आप अपने हिसाब से मार्केट मेरे व्यू को कभी अलाइन नहीं करेगी। मार्केट अपने हिसाब से बिहेव करेगी। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि मुझे अगर लगता है कि बाजार शायद मान लो 15% महंगा है और मुझे 15% सस्ता चाहिए, तो मैं अपने एसेट एलोकेशन में उसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो 100 रुपया लगाने के बजाय आज मैं 70 रुपया लगा दूंगा। लेकिन मुझे ये मालूम है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी अगले 1-2 साल में, बट क्या मैं पूरा पैसा बाहर रखूँगा? नहीं, क्योंकि बाजार कभी रैशनैलिटी के हिसाब से काम नहीं करता है। देयर आर टाइम्स इट कैन रिमेन अहेड फॉर 10-20 ईयर्स ऑल्सो, सो बीइंग आउट कैन बी हार्मफुल। एंड और ऐसा नहीं है कि थोड़े शेयर्स अगर महंगे हैं तो दे विल नॉट मेक मनी, बिकॉज जब आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हो तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, उसमें सस्ते वाले स्टॉक्स भी होते हैं और महंगे वाले भी होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके लिए काम कर जाता है। तो आपने बात की एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन की। अगर मैं बात करूँ डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से, तो पहले हम बात करते हैं मार्केट कैप की। तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में किस तरह के मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में कहाँ अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी? 2008 तक, 98 से 2008 मेरा जो पहला डिकेड था ये धंधे में, और सीखने बहुत मिल रहा था। तो नज़रिया था मार्केट कैप के लेंस का, अब लार्ज कैप, अब मिड कैप, अब स्मॉल कैप। 2008-9 में कुछ सक्सेसफुल या सेंसिबल इन्वेस्टर्स के साथ सीखने मिला कि पैसा बनता है अच्छी कंपनी और अच्छे भाव से, ना कि मार्केट कैप से। हर मार्केट कैप में आपको, हर मार्केट कैप में अच्छी कंपनी भी है और बुरी कंपनी भी है। हर मार्केट कैप में, इनफैक्ट लार्ज कैप में भी ऐसी कंपनी है जो कोलैप्स हो गई है, जिसमें आपका 90% नुकसान हुआ है, और स्मॉल कैप में भी है। तो उस समय से थोड़ा नज़रिया मेरा चेंज हो गया है मार्केट कैप के लेंस को देखने का। कोशिश हमेशा ये होती है कि हम तो एनीवेज म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग इन दिस प्रोफेशन, और अगर हम दुनिया भर को बोलते हैं आप फंड में डालिए, तो हम भी वही करते हैं। तो हमारे पास एक चॉइस होता है कि इस डायमेंशन पे हम चिंता ना करें, और जो फंड का स्ट्रक्चर है, जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं या डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं, इसमें हमें तीनों का डायमेंशन मिल जाता है। हैविंग सेड दैट, ये भी होता है कि जब किसी सेगमेंट का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत सारा पैसा उस सेगमेंट में आता है। तो मेरा ये मानना है कि नॉर्मली आप ये सुनोगे हमेशा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ग्रोथ होता है, स्पीड होता है, लेकिन जो डेटा दिखाता है वो ये बताता है कि 90% स्मॉल कैप और मिड कैप, जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप ही रहते हैं, या माइक्रो कैप बन जाते हैं। तो वहाँ पे एक्सीडेंट रेट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें सिलेक्शन से पहले एलिमिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसा समय है जहाँ पे पिछले 2-3 साल में फ्लोज जो स्मॉल कैप फंड्स में, मिड कैप फंड्स में, या इवन फ्लेक्सी कैप फंड्स के जरिए स्मॉल और मिड कैप सेक्टर में बहुत ज़्यादा हद से आगे चले गए हैं। आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने पर्सनल पोर्टफोलियोज में, जो यंगस्टर्स भी हैं, वो डायरेक्ट पोर्टफोलियोज बना रहे हैं स्मॉल और मिड कैप कंपनीज का। तो स्मॉल और मिड कैप में नंबर ऑफ इन्वेस्टेबल कंपनीज कम होती है, इन्वेस्टमेंट वर्दी कंपनीज कम होती है, और जब बहुत फ्लो उन्हें चेस करता है तो ये थोड़े महंगे हो जाते हैं, और आज की तारीख में रिलेटिवली ये ज़्यादा महंगे हैं। तो इस समय पे अगर मेरे पास एक साथ लमसम पैसा आ जाए तो मैं पहले हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करूंगा, फिर मैं टाइम डाइवर्सिफिकेशन करूंगा थ्रू SIP। मेरी खुद की आज
हमारे ही स्मॉल कैप फंड में जो एसआईपी चलती है वो मैं क्वार्टरली एसआईपी करता हूँ। ओके। मैं लमसम नहीं लगाता हूँ मेरा। और हम जनरली जैसे हमने हमारा स्मॉल कैप फंड था वो 2017 में हमने बंद कर दिया था जब बहुत बड़ी तेजी हो रही थी, क्योंकि इसकी एनएवीज बढ़ गई थी, वैल्यूएशन महंगे थे, और हमने इसको लगभग 3 साल बंद रखा। 3 साल तक हमने नया इनफ्लो बंद रखा था। फिर जब कोविड का करेक्शन हुआ 2020 में मार्च के बाद, उस दिन हमने इसको फिर से खोला। तो मेरा ये मानना है कि अगर इन्वेस्टर को खुद स्मॉल कैप फंड में पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो उसे मंदी में बिल्ड कीजिए, तेजी में मत कीजिए। तो जैसा आपने भी कहा कि आप क्वार्टरली एसआईपी करते हैं स्मॉल कैप में, लेकिन ये आपने एग्जांपल दिया या फिर या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में होता है? मेरे 100 रुपये पर्सनल, आपका पर्सनल। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, मेरा हमेशा मानना है कि जब स्मॉल कैप और मिड कैप में प्रोफेशनल एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है, तो वो फंड मैनेजर होता है। और हमारी इंडस्ट्री ब्लेस्ड है कि बहुत सारे अच्छे सक्षम फंड मैनेजर्स हैं इस कैटेगरी में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 कलीग्स इन माय कंपनी आल्सो हु मैनेज स्मॉल एंड मिड कैप सक्सेसफुली। तो मेरे लिए सबसे पहले तो वो अच्छा एक सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन मेरे पूरे 100 रुपये में वाया डायरेक्टली इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप फंड एंड वाया अवर डाइवर्सिफाइड फंड, द outcome of small cap and mid cap will be somewhere around 25 or 30%, but not, लिमिटेड एलोकेशन इज इन स्मॉल कैप। अच्छा, ये तो बात हुई मार्केट कैप की। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो किन सेक्टर्स पर आप पॉजिटिव हैं, बुलिश हैं? मतलब मैं डीएसपी म्यूचुअल फंड की बात करूं अगर, तो कहाँ एलोकेशन ज़्यादा हो रहा है? हमारे जो रफली हमारा 1 लाख करोड़ का टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो है, उसमें सबसे बड़े जो वेट्स हैं हमारे, वो है सिलेक्टिव बैंक्स में। ओके। जो टॉप बैंक्स हैं जिनकी बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है, जिनके एनपीए नंबर्स काफ़ी कम है, जिनका लेंडिंग का जो तरीका है वो बहुत ही प्रूडेंट है। ओके। तो और कुछ सिलेक्टिव एनबीएफसीज है। तो फाइनेंशियल्स इज ये एक रफली 30% ऑफ आवर पोर्टफोलियो। मतलब ओवरऑल बैंक या नेशनलाइज्ड बैंक में ज़्यादा है या हमारा ज़्यादातर आप देखेंगे पोर्टफोलियो में ज़्यादातर हमारे जो वेट्स हैं ना, वो आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये 2 में सबसे बड़े वेट्स हैं हमारे। ये 2 के बीच में हमारा 16 से 20% पोर्टफोलियो होगा। और शायद 15 साल में पहली बार आपको एचडीएफसी बैंक ऐसे मकाम पे मिल रहा है जब उसने निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। तो बैंक के सब ऑपरेटिंग पैरामीटर्स हर क्वार्टर स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं और स्टॉक सस्ता मिल रहा है। बैंक तो जब इतना बड़ा अच्छा बैंक आपको रीजनेबल भाव पे मिलता है तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है फ्रॉम अ रिस्क एंड प्रूडेंट इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव। सो मेनली बड़े बैंक्स और जो बड़े एनबीएफसीज है, यहाँ पे हमारा डोमिनेंट एक्सपोजर है। फिर एक आध इंश्योरेंस कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इज अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो। फिर एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस है, चोला फाइनेंस है, या ये हमारे पोर्टफोलियो के एनबीएफसीज एंड बैंक्स। तो मेनली, बट उसमें व्हाट आई वुड से इज दैट इट इज नॉट कमिंग एज एन आउटकम ऑफ अ सेक्टोरल व्यू। ये बन रहा है हमारी एक फ्रेमवर्क, एक फिलॉसफी होती है हर फंड के लिए, जिसमें हम कंपनीज को जब सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं कंपनीज जिनके आरओईज कम होते हैं, या जिनके बिजनेस मॉडल में वॉलेटिलिटी होती है, या जहाँ पे गवर्नेंस का डाउट होता है, या जिनका पिछले 10, 20, 30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैपिटल एलोकेशन का खराब रहा होता है। तो पहले हम एलिमिनेट कर देते हैं, फिर जो बचता है वहाँ हम क्वालिटी के, ग्रोथ की स्टेबिलिटी के, बैलेंस शीट के फिल्टर्स लगाते हैं। तो उसमें से जो बाहर निकल के आता है, और फिर वैल्यूएशन, तो ये 5-6 चीज़ों को देख के जो बाहर निकल के आता है, तो उसमें सिलेक्ट जो बैंक्स और एनबीएफसीज है उनको डोमिनेंट वेट दिखता है, तो वो हमारे पोर्टफोलियो में है। फिर दूसरा बड़ा वेट हमारे पोर्टफोलियो में टेक स्टॉक्स पे है, जो पिछले 6 महीने में 25 से 30% से नीचे आए हैं। लेकिन टेक स्टॉक्स की खूबी ये है कि ये सब डोमिनेंट कंपनीज है, दीज आर ऑल ग्लोबल कंपनीज, और इनके बैलेंस शीट पे कभी भी डेट नहीं आता है। इनके आरओईज हमेशा एवरेज 20% के ऊपर होते हैं, फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। तो दीज आर कंपनीज टू ओन फॉर रियली लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा दूसरा वेट बन जाता है। लेकिन आपने एग्जांपल दिया टेक्नोलॉजी का, और जो मून लाइटिंग का एक इशू चल रहा है, उसको देखते हुए विप्रो ने तो डेफिनेटली एक डिसीजन ले लिया, बट ये कोई विप्रो तक सीमित नहीं होगा मेरे हिसाब से, और भी काफ़ी टेक कंपनीज में देखा जा सकता है। तो उसको लेकर कोई चिंता है इस तरह से एज अ फंड हाउस? देखिए, टेक कंपनीज ने ना इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं 2000 के साल से लेके आज तक। तो ये छोटा इशू है, दे विल ओवरकम दैट। और हम ये भी देखते हैं कि फॉर ये इश्यूज भी चल रहे हैं उनके
वर्किंग मॉडल पे, मार्जिन्स पे, लेकिन सामने ये भी एडवांटेज है कि सब स्टॉक्स 25 से 30% नीचे आ गए, तो एक बार एक वैल्यूएशन का भी कंफर्ट मिल रहा है हमको, तो वी आर कंफर्टेबल विद जिस दैट। प्राइस पर बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज अवेलेबल है राइट नाउ, आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। इट इज एन अपॉर्चुनिटी, सो वी आर ग्रेजुअली एडिंग। एक सेक्टर जो 5 साल में ज्यादातर कहीं गया नहीं है वो है हेल्थ केयर। मार्केट में इसका वेट बहुत कम है, 100 रुपये में से सिर्फ 3 रुपया मार्केट के पोर्टफोलियो में या बेंचमार्क में 3% का वेट है। यहाँ हमारे अलग अलग फंड में 6% से 10% के बीच में हमने अभी ये पिछले 2-3 महीनों में वेट्स ऐड किया है, बिकॉज हर इंडस्ट्री की एक साइकिल होती है। सो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आज 2015 का एक पीक था जब हेल्थ केयर सेक्टर वाज द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर। आज 7 साल हो गए हैं, कोविड का एक शॉर्ट फेज को आप हटा दो तो ये सेक्टर कहीं गया नहीं है, तो इसमें हम हमारे वेट्स अब ग्रेजुअली ऐड कर रहे हैं। एंड ऑटो सेक्टर, फिर ऑटो सेक्टर में हमने वेट्स पिछले 9 महीने में ऐड किए हैं, क्योंकि अगेन ये सेक्टर की भी बिजनेस साइकिल लो रही है और कुछ डोमिनेंट स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे 10-10 साल का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ नहीं है, तो यहाँ पे एक साइकिल का रिवाइवल दिखता है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज आपने कहा, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में हेल्थ केयर है, ऑटो है, ये 4 सेक्टर जो है। और एक सेक्टर जहाँ पे हमारे बेंचमार्क से ज़्यादा वेट्स है वो है इंडस्ट्रियल्स और मैन्युफैक्चरिंग। तो ब्रॉडली ये 5 बड़े सेक्टर्स हैं जिसमें पोर्टफोलियोज ज़्यादातर स्प्लिट हुए हैं। क्योंकि मैं बात कर रहा था सेक्टर्स के बारे में, सेक्टर लोकेशन की, बट आपने काफ़ी हद तक अपना जो फ्रेमवर्क है डीएसपी का वो भी एक्सप्लेन किया, लेकिन और कुछ के बारे में कि अगर हम बात करें, चलिए मार्केट तो काफ़ी हद तक आपने बताया कि लंबे वक्त में अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है, और सेक्टर्स की अपने बात की, लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलर डीएसपी फंड हाउस की, तो उसमें ऐसी क्या अलग स्ट्रेटजीज हैं, फिलॉसफी है, फ्रेमवर्क है जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि व्यूअर्स को उससे फ़ायदा मिल सकता है? व्यूअर्स को मुझे ये बताना है कि ये इन्वेस्टमेंट जो है ये मैराथन है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है, और मैराथन जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बीच में हार ना जाए या थक ना जाए। तो उसको इन्वेस्टिंग की लैंग्वेज में अगर बताना है तो 2 ही रीज़न होते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट में हम हार सकते हैं, या तो हमने गलत कंपनीज खरीद ली या कंपनीज को गलत भाव पे खरीद ली। तो ओवरऑल हमारा जो ऑब्जेक्टिव है एज अ फंड हाउस, जब हम हमारे 30-40 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं, वो 2 पिलर्स पे डिपेंडेंट है। एक ये है कि हम डिसिप्लिन रहे, ये 2 गलतियां ना करें, विच मीन्स हर फंड के लिए एक सिलेक्शन और एलिमिनेशन का फ्रेमवर्क है, और हमारी ये बहुत बड़ी इच्छा है कि ये जो फ्रेमवर्क है ये हमारा हर इन्वेस्टर पढ़े। ऑफ कोर्स इसे पढ़ना इतना आसान नहीं है, ये स्टोरी बुक जितना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टर इसे पढ़ के हमें बेहतर समझ सके तो वो शायद हमारे फंड का जो सिलेक्शन करना है वो बेहतर तरीके से कर सकेगा, क्योंकि हर फंड की थोड़ी स्टाइल्स और न्यूआंसेस अलग अलग होते हैं। तो हमारे ऐसे 4 स्टाइल्स हैं, ग्रोथ, क्वालिटी, वैल्यू और ब्लेंड। तो हर फंड को इस स्टाइल में हमने बकेट किया है, और हमारी वेबसाइट पे ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स हमने 15 पेज के डॉक्यूमेंट्स अपफ्रंट रखे हैं, जिससे हम और अकाउंटेबल बने आपको या आपके इन्वेस्टर्स को। बट ये कहाँ अवेलेबल है? अगर किसी हमारी वेबसाइट पे आप जाके सिर्फ एक सेक्शन है कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी, तो यहाँ पे हमारे 5 फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, कौन से फंड मैनेजर की क्या स्टाइल है और ये कौन से फंड में हम इसको अप्लाई करते हैं। जैसे एक फंड की स्टाइल है कि ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। अब बहुत टाइम ये होता है कि ये जो पहली गलतियां एज इन्वेस्टर्स काफ़ी टाइम करते हैं कि खराब बिजनेस में लगा दिया बिकॉज स्टॉक ऊपर चल रहा है, वो गलती इसमें नहीं होगी। लेकिन ये भी देखा गया है कि पिछले डिकेड में हाई क्वालिटी कंपनीज का वैल्यूएशन ज़्यादा रहा है। तो इस फंड मैनेजर की स्टाइल है कि मैं वैल्यूएशन को इतना ज़्यादा वेट नहीं दूंगा, सेकेंडरी वेट दूंगा। अब दूसरा एक फंड मैनेजर है जो वैल्यू स्टाइल को फॉलो करता है, वो बोलता है कि मैं क्वालिटी मुझे चाहिए लेकिन मैं वैल्यूएशन को भी टाइटली कंट्रोल में रखूंगा। तो ये थोड़ी अलग स्टाइल हो गई। तो ओवर अ लॉन्ग टर्म मोस्ट ऑफ दीज गुड स्टाइल्स डिलीवर सिमिलर रिटर्न, बट बीच बीच में उनका पैटर्न आगे पीछे हो सकता है। तो हर इन्वेस्टर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इस स्टाइल को सिलेक्ट कर सकता है। अगर आपका फोकस है ग्रोथ और क्वालिटी ड्रिवन तो आप एक्स फंड को चूज कीजिए, शायद आप डीएसपी का फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही होगा। और आपका प्रेफरेंस है फॉर एग्जांपल वैल्यू और क्वालिटी की स्टाइल, तो आपके लिए डीएसपी टॉप 100 और डीएसपी वैल्यू फंड सही होगा। हम हमेशा इन्वेस्टर्स को बोलते हैं कि आप स्टाइल को समझ के फिर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन दीजिए, ना कि पिछले 1 या 2 साल का रिटर्न देखें, क्योंकि वो स्टाइल काफ़ी टाइम अपने पीक पे होगी तो रिटर्न अच्छा दिखेगा और आप गलत टाइम पे फंड में ऐड कर लोगे। तो ये शायद मैंने लंबा आंसर दिया, बट हम किस तरह से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं
कि एक है कि हमारा फंड मैनेजमेंट जो है वो गलतियां अवॉइड कितनी हम कर सकते हैं, बिकॉज ये गेम जो है ये गेम को जीतने का पहला रूल है कि इसे हारिए मत। और इसलिए हम हमेशा पहले ये देखते हैं कि हम एरर मिनिमाइजेशन कैसे करें, और वो मिनिमाइज करने के लिए फंड मैनेजर की स्किल्स और इस तरह के चेकलिस्ट और बाउंड्री कंडीशंस को रख के हम इस मैराथन में लंबे समय के इन्वेस्टर बन सकते हैं। दूसरा हमारा जो पिलर है वो ये है कि चलो हमने तो ये अपनी गलतियां कम कर ली, सुधार ली और अच्छा एग्जीक्यूशन कर लिया, लेकिन आप एज एन इन्वेस्टर अगर हमारे अच्छे फंड में अगर उसके पीक पे पैसा लगाओगे तो लॉन्ग टर्म में इसकी एनएवी कंपाउंड होगी, लेकिन आपका एनएवी का कंपाउंडिंग नहीं होगा। तो हम कैसे आपको हेल्प करें सही सिलेक्शन में, हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं कि आपका एसेट एलोकेशन सही हो, आपका फंड सिलेक्शन सही हो, आपका टाइम होराइजन सही हो। तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है पिछले 2-3 सालों में हमारे कम्युनिकेशन को दिखाने के लिए। कल्पन जी, आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर्स अक्सर, ये बात तो बिल्कुल तय है कि पास्ट परफॉर्मेंस देखकर एंटर होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लेट हो चुका होता है, जब फंड परफॉर्म कर चुका होता है तब वो एंटर करते हैं और उसके बाद उतनी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती है और उतना रुकना नहीं चाहते हैं। बट अक्सर ये भी देखा होगा कि इन्वेस्टर्स अगर किसी स्कीम की परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए, आप कहिए कि 2 क्वार्टर तक सही नहीं रही, तो स्विच कर जाते हैं। अब ऐसे में एज अ फंड हाउस आप कितने समय में, यदि आपकी कोई स्ट्रेटेजी सही नहीं रही, आपके कोई सिलेक्शन ऑफ स्टॉक सही नहीं रहा, तो आप कितना टाइम लेते हैं चेंज करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए? तो मैं आपको एक स्टेप पहले जाके बताता हूँ कि हम हमारे फंड मैनेजर्स को मेजर किस चीज़ पे करते हैं, या मैं खुद को किस चीज़ पे मेजर करता हूँ। इससे आपको एक अंदाज़ा आएगा कि हम कितना टाइम देने को तैयार है। तो हमने सबसे पहले तो ये रूल रखा है कि हमारी स्कीम्स का मैंडेट दूसरे स्कीम्स को बीट करने का नहीं है। हमारी स्कीम्स का मैंडेट है बेंचमार्क को बीट करने का। क्योंकि आज आपके पास चॉइस है कि आप कुछ नहीं करके एक निफ्टी का फंड खरीद लो, जिसमें आपको मार्केट का तो रिटर्न मिल ही जाएगा। और आपने ये देखा होगा पिछले 10 साल का बहुत बड़ा ट्रेंड ग्लोबली जो चला है कि 70 से 80% फंड मैनेजर्स बेंचमार्क को ही बीट नहीं कर पाते हैं। तो लार्ज कैप की हम बात करें तो लार्ज कैप, और वो धीरे धीरे लार्ज कैप से लार्ज और मिड में भी स्प्रेड हो रहा है, तो वो तो एक ग्लोबल पैटर्न है। इसलिए हमने बोला कि ये जो ऑब्जेक्टिव, जब आप अपना पैसा हमें देते हो, आपके पास चॉइस है निफ्टी खरीदने का बिना कोई एफर्ट डाले, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तैयार इंडेक्स आप डाल दो। हमें सबसे पहले उसे बीट करना है बिफोर वी ट्राई टू बीट ईच अदर, एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट कंसिस्टेंटली, होपफुली वी विल क्रिएट लॉट ऑफ वैल्यू एंड वेल्थ फॉर योर इन्वेस्टर्स। तो ये हमारा पहला रूल है कि इसको हमें पहले बीट करना है। दूसरा हमारा ये रूल है कि हम जैसा जब हम आपको बोलते हैं कि आप शॉर्ट टर्म मत देखिए, तो हम भी जब हमारे कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम उन्हें जनरली 3 से 4 साल का एक साइकिल का टाइम देते हैं, क्योंकि बिजनेस साइकिल नॉर्मली 5 से 6 साल की होती है। तो काफ़ी टाइम ये हो सकता है कि आज हमने पैसा लगा दिया, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना हमारा या तो कॉल गलत गया या हमारा कॉल शायद ओवर टाइम सही होगा बट मार्केट उसके साथ अलाइन नहीं है। तो हम फंड मैनेजर को मेजर करते हैं रोलिंग रिटर्न्स पे ऑन एन एनुअलाइज्ड 1 and 3 year बेसिस, 1, 3 and 5 year बेसिस। ज़्यादा वेट 3 और 5 पे होता है, थोड़ा कम वेट 1 साल पे होता है, बिकॉज 1 साल भी ज़रूरी है, क्योंकि वो 1 साल में अगर कोई गलती हुई है तो उसे हमें करेक्ट करना होता है। तो आपका मतलब ये है कि अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है तो अगर इन्वेस्टर वेट करे तो ये गारंटीड है कि समय के साथ वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज आप जिस हिसाब से बता रहे हैं कि फ्रेमवर्क ऐसा है कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक किसी बेसिस पर किया गया है, या फिर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं कर रहा है तो अगर कॉल गलत है तो आप उसको करेक्ट करेंगे, तो समय के साथ में मतलब इन्वेस्टर अगर 2 चीज बताऊंगा आपको कि कभी कभी क्या होता है कि हमने स्टॉक ले लिया, 6ठे महीने में पता चला कि हमने गलती कर ली थी जजमेंट में, या ये कंपनी ने कुछ ऐसा किया जो सही नहीं है, तो हम 1 साल भी नहीं रुकते हैं, तो फिर हम उसी दिन डिसीजन लेके कोर्स करेक्शन कर लेते हैं। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यार, इंपॉर्टेंट। तो इन अ वे गलती अगर समझ आती है तो हम रियल टाइम रिएक्ट करते हैं, बट जो होल्डिंग पीरियड का पेशेंस है हमारा, वो वैसे 3 से 5 साल का है। हमारे बहुत सारे जो सक्सेसफुल फंड्स रहे हैं, जिन्होंने लंबे अरसे में अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सोर्स जो है, उसका इंग्रेडिएंट है, वो है कैपेसिटी टू सफर। कैपेसिटी टू सफर पीरियड्स ऑफ कंसोलिडेशन और पीरियड्स ऑफ पुअरर रिटर्न्स। और इन फंड्स में हमारा पोर्टफोलियो टर्नओवर भी 20 या 25% का है, विच मीन्स हम हमारे बिजनेसेस को या प्रोमोटर्स को एक साइकिल का टाइम देते हैं, अगर इनकी पोटेंशियल है और इनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है। तो और जनरली हमें अच्छी कंपनी जब डाउन साइकिल में होती है तो हमें और इच्छा होती है वहाँ इन्वेस्ट करने की,
यही फॉर्मूला अगर इन्वेस्टर्स अप्लाई करें, और ये मैंने खुद सीखा है, जैसे मैंने बोला कि मेरा पहला जो डेकेड था वो गलती करने में था, और गलती क्या क्या की थी वो 2008, 9, 10 में समझ आया। तो लाइक मोस्ट पीपल मेरा भी ये एक प्रेफरेंस होता था कि चेज परफॉर्मेंस। करेक्ट। अब मैंने सीखा है कि चेज अंडर परफॉर्मेंस। ओके। सो आई इवन इन माय पर्सनल इन्वेस्टिंग अप्रोच आई लुक फॉर अंडर परफॉर्मिंग फंड्स which are going through temporary underperformance, but Right. where their long term ideology is sound. So जो आपने सवाल पूछा कि क्या ये गारंटी दे सकते हो कि 3 साल में, आई मीन गारंटी का मेरा मतलब है कि दे सकते हो नहीं विश्वास। कहा, हाँ मुझे लोगों को विश्वास होना confidence। चाहिए। या मैं इसको और एक ऐड करूं इसके साथ में, अगर कोई एग्जांपल आप दें किसी फंड की परफॉर्मेंस बिल्कुल। टेम्परली खराब रही हो, बिल्कुल, इन्वेस्टर्स का ध्यान हट गया हो और उसको ध्यान देना फिर चाहिए। अच्छा हुआ हो, तो अगर ऐसा कोई एग्जांपल मैं हो तो खुद को- इन्वेस्टर्स इस बात को मानेंगे कि बिल्कुल। आप अगर पास्ट में ऐसी गलती की थी आगे ना करें। और हो सकता है कि हम अगर आज भी आपकी स्कीम्स की बात करें, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर परफॉर्मेंस Weak बहुत है। अच्छी नहीं है, वीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स वहां से मूव भी कर रहे हैं। मुझे भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम स्विच कर दें, तो अगर उन्हें ये कहना है कि स्विच ना करें, नहीं तो वो वाली जो आपने गलती थी वो दोहराई जाएगी। तो आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं तो कोई मैं स्कीम? वो आपको 1 मिनट में वो एग्जांपल दूंगा। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे लिए एक तो फैशनेबल है, और मेरा AUM बढ़ाने के लिए मैं हमेशा बोलूंगा कि अगर हम अंडर परफॉर्म करते हैं तो और पैसा दीजिए। तो मैं आपको एक ऑनेस्टी के साथ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं ये बोलता हूँ कि इन्वेस्ट इन अंडर परफॉर्मेंस, अगर वो अंडरलाइंग अप्रोच ऑफ द फंड सही है तो वो अंडर परफॉर्मेंस करेक्ट हो जाता है। बट देर आर मेनी टाइम्स फंड्स वेयर द अप्रोच में बी रॉन्ग, तो कोई गारंटी नहीं है कि अंडर परफॉर्मेंस मीन रिवर्ट होगा। तो ये खाली ये जो फ्रेमवर्क है ये मैं देने की कोशिश कर रहा था। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब मैं DSP मैंने ज्वाइन किया 2017 में, और ये वो समय था जब हमारा माइक्रो कैप फंड दुनिया का बेस्ट फंड का अवार्ड उसे मिला था। एग्जैक्टली। क्योंकि 5 साल का रिटर्न अच्छा था। वो अच्छा था। फंड तो आज भी अच्छा है, बट वो साइकिल वीक है। और वो ऐसा समय था जब स्मॉल कैप फंड, या उन दिनों में हम इसे माइक्रो कैप फंड बोलते थे, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो मैं जब मेरी अगली कंपनी छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने जनरली लोगों से पूछा कि मेरा पैसा अगर मुझे इन्वेस्ट करना है DSP में तो कहाँ करना चाहिए। तो ऑब्वियसली सबने मुझे माइक्रो कैप फंड बोला, बिकॉज पिछले 3-4 साल का रिटर्न 40% CAGR था। हमारी टीम में भी बहुत लोगों से पूछा कि मैं नया हूँ तो थोड़ा बताइए कहाँ लेना चाहिए। एक्चुअली मुझे याद है उस टाइम पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स भूल गए थे कि माइक्रो कैप फंड है, उन्हें सिर्फ परफॉर्मेंस दिखाई देती थी। हाँ। तो जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर था जिसने म्यूचुअल फंड को भी इन्वेस्ट नहीं किया था, वो भी रिटर्न देखकर माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा था। सभी साइकिल होता ही हुआ। तो मुझे टीवी पर कई बार क्वेश्चन भी आता था, तब उस टाइम पर आता था कि माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्ट कर लूं, और जब थोड़ा सा नीचे आया तो क्या मैं उसमें से एग्जिट कर दूं। तो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए मेरे हिसाब से कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो चाहे वो सेक्टर की बात हो या मार्केट कैप की बात हो, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि फंड की परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो करें। बट एनीवे आप बता रहे थे, एग्जांपल दे रहे थे। तो ये जो तो पॉपुलर क्या था, स्मॉल कैप फंड था, क्योंकि वो स्टाइल का फ्लेवर ऑफ द सीजन था। हमारे ही बास्केट में पॉपुलर क्या नहीं था, हमारा फ्लेक्सी कैप फंड पॉपुलर नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उसका 70-80% पोर्टफोलियो लार्ज कैप में था, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न इतना अच्छा नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि हर फंड का एक फ्रेमवर्क है, तो जो स्टॉक्स उसके फ्रेमवर्क में नहीं थे वो भी ऊपर जा रहे थे। तो मैंने देखा कि ये फंड का एक स्टाइल है, एक डिसिप्लिन है, और ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा पहला टिक मार्क होता है कि कौन सा फंड के पास स्टाइल ठीक है, फ्रेमवर्क ठीक है, और फंड मैनेजर उसे एग्जीक्यूट करता है, वो डिसिप्लिन्ड है खुद उस स्टाइल को पूरे साइकिल में पकड़ के रखने की। और उसके बाद दूसरा फिल्टर है कि क्या ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब ये दोनों कंडीशन मीट हुई तो मैंने अपना पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया। और तब से लेके आज तक 6 साल हुए हैं। ये 6 साल में 3.5-4 साल ये फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, 1.5 से 2 साल ये फंड ने एवरेज या बहुत खराब परफॉर्मेंस भी दिया, बट फिर भी 6.5 साल में इसने बेंचमार्क को बीट किया है जब से मैंने अपना पैसा लगाया है। इसके बावजूद कि पिछला 1 साल इसके लिए खराब रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि हमारा लार्जेस्ट एक्सपोजर बैंकिंग में, और बैंकिंग हैज नॉट डन एनीथिंग। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज, जब मैंने एक लॉन्ग टर्म फिलॉसफी वाला फंड जो टेम्पररी अंडर परफॉर्मेंस से गुजर रहा है, जब उसमें पैसा लगाया तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा है। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह अगर मैंने वो ग्रीड में आके मेरे बहुत ही अच्छे स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया होता, उस दिन से आज तक स्मॉल कैप फंड का एब्सोल्यूट रिटर्न
शायद लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप से कम होगा या सेम होगा फॉर हायर वॉलेटिलिटी। मैं जानना चाह रहा था आपसे कि कभी ऐसा कोई सेक्टर की कॉल गलत चली गई हो जो मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा ना हुआ हो और फिर आपने जल्दी करेक्ट कर लिया हो उस चीज़ को, ऐसा कोई एग्जांपल कभी रहा हो? या मैं इस पर स्टॉक की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन सेक्टर्स की अगर हम बात करें या फिर किसी इवन फ्लेक्सी कैप की अगर बात हो तो फ्लेक्सी कैप में आप उम्मीद कर रहे थे कि लार्ज कैप बेटर करेगा, लेकिन रैली हुई स्मॉल कैप में और आपने मिस कर दी, तो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, लेकिन बाद में आपने ठीक किया और इम्प्रूवमेंट हुआ, ऐसा कोई एग्जांपल है? सो देखिए, जैसे हेल्थ केयर एक सेक्टर है। 2015, 16, 17 में 15 में सेक्टर का पीक था। और ऑटो एक सेक्टर है जहाँ पे अगेन 15, 16, 17, 18 तक ऑटो सेक्टर काफ़ी ठीक कर रहा था स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अपने जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसके वो भी ठीक ठाक कर रहे थे। लेकिन एक फेज यहाँ पे ऐसा आ गया कि जहाँ पे उसका वॉल्यूम ग्रोथ कम होने लगा। लेकिन ये जो ऑटो कंपनीज थी, सम ऑफ देम आर वेरी डोमिनेंट, लाइक जैसे मारुति है फॉर एग्जांपल, 45-50% मार्केट शेयर। तो यू फील कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में तो बिजनेस मॉडल इसका अच्छा ही है, भले ये टेम्पररी अंडर परफॉर्मेंस के थ्रू गुजर रहा है। तो लेट अस कंटिन्यू टू होल्ड। तो काफी टाइम हम कभी कभी, जब हमारा उद्देश्य होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, काफी टाइम कंपनी का अगर डायनेमिक्स वीक हो रहा है या सेक्टर के ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और हम ज्यादा लंबे समय तक अगर पकड़ के रखें तो हम अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऑटो में एक डिसरप्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से। तो आपने क्या किया था? तो हमने इसलिए हमने गलती ये की थी कि हम थोड़ा लंबा रुके। अच्छा। और फिर जब हमने देखा कि बाजार इतना भी गलत नहीं हो सकता है, या हम इतने हीरो भी नहीं है कि हम पकड़ के रखे हमारे ईगो को, तो लेट अस आस्क दीज क्वेश्चंस। और जब हमने स्टडी किया और एक लेवल का डीप डाइव, हम काफी टाइम ये करते हैं कि हमारे जो फेवरेट स्टॉक्स है, जो सेक्टर है या स्टॉक्स है, हम उन लोगों को बुलाते हैं हमसे मिलने के लिए जिनका ऑपोजिट व्यू हो। तो अगर हमें फॉर एग्जाम्पल उन दिनों में ऑटो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन किसका नेगेटिव व्यू था, हम उसको बुला के सुनते हैं कि आपका व्यू नेगेटिव क्यों है। और तब जब हमने देखा एक डिसरप्शन की बात हो रही है, दुनिया भर में ये ट्रेंड प्ले आउट हो रहा है, तो हमने बोला कि शायद इसको हमें अपना वेट्स को कम कर देना चाहिए। तो देन यू कट योर पोजीशंस एंड नॉर्मलाइज योर वेट्स और ब्रिंग देम डाउन। तो दैट्स हाउ वी टेक कोर्स करेक्ट रिएक्शंस। सो मोर देन हमने किस सेक्टर में क्या, मैं आपको कोशिश ये कर रहा हूँ कहने की कि हम कैसे इस अप्रोच को हैंडल करते हैं। जो स्टॉक्स हमें अच्छे नहीं लगते हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो अच्छे कर रहे हैं मार्केट में, तो वी सीक डिसकन्फर्मिंग एविडेंस। वी ऑल्सो इनवाइट पीपल और अदर एक्सपर्ट्स who सेल साइड से है या सेक्टर स्पेशलिस्ट है, जिनका हमसे ऑपोजिट व्यू हो, एंड वी आस्क देम दैट ओके टेल अस व्हाट इज योर वे ऑफ थिंकिंग, बिकॉज वी आर नॉट ऑलवेज राइट। इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में हमने देखा कि इफ यू आर राइट 65% ऑफ टाइम्स, इन द लॉन्ग टर्म यू विल डू वेरी वेल। सो वी वांट टू इंक्रीज दोज ऑड्स। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं कि ये तो बात हुई डोमेस्टिक मार्केट की और सेक्टर्स या मार्केट कैप, लेकिन हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की एंड स्पेशली यूएस की, तो इस वक्त पर क्योंकि थोड़ा सा हालांकि बीच में तो सस्पेंडेड था इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल फंड्स में, बट अब थोड़ा सा हेडरूम अवेलेबल है। तो ऐसे में क्या इन्वेस्टर्स को यदि एसआईपी की बात करें तो डेफिनेटली आई से कि कंटिन्यू करना ही चाहिए, लेकिन अगर हम लमसम की बात करें तो क्या ऐड करना चाहिए? और आज अगर मुझे कोई बोले कि तुम एक ही डिसीजन ले सकते हो या एक ही फंड में पैसा लगाना है, इंडिया या यूएस, अंडरलाइंग कंपनीज एंड एवरीथिंग इज गुड, my preference will be to first do global for two reasons. One, anyways all of us are 90, 95, 99% exposed to India portfolio, so most of us have very small exposure to global stocks. और ये जो डोमिनेंट अच्छी कंपनीज दुनिया में बाहर भी है, ये सब सस्ती हो गई है पिछले एक साल में, जबकि इंडिया की अच्छी कंपनीज महंगी हो गई है। तो मैं अब जब अपने इन्वेस्टमेंट में 10-20 साल का टाइम होराइजन देखता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये कंपनी कौन से देश से आए, ये इंडिया से आए या बाहर से आए, एज लॉन्ग एज उसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, इसका इंडस्ट्री का डोमिनेंस अच्छा है, इसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है और ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, मुझे ऐसी कंपनीज को इकट्ठा करना है। तो मेरा अभी जैसे इस महीने की भी जो मेरी सैलरी आई है, वो ये मैंने इन्वेस्ट किया डीएसपी वैल्यू फंड में, जिसमें 70 रुपया इंडिया की कंपनीज है और 30 रुपया बाहर की कंपनीज है। इसमें जैसे हम बर्कशायर हाथ में हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट वेट है, तो उसके ज़रिए हमें दुनिया भर की या अमेरिका की जो अच्छी कंपनीज और रिलेटिवली महंगी नहीं हो वो मिल जाती है। तो एक साल पहले लोग ये पूछते थे कि आरबीआई विंडो कब खोलेगा, बिकॉज हमें पैसा लगाना है।
True. आज जब 25% का करेक्शन हो गया है तो बहुत लोग बोलते हैं अरे इंडिया में इतना ग्रोथ है, बाहर क्यों जाना चाहिए। तो आपका बहुत ही टाइमली सवाल है ये। मैं इन्वेस्टर को कहूंगा कि जब जब अच्छी कंपनीज का साइकिल स्टॉक मार्केट में सस्ता होते जाए, आज यूएस में वो हो रहा है, तो थोड़ा पैसा आप वहां लगा दीजिए। तो यूएस इज द गुड चॉइस, बट देन ताइवान, चाइना, इमर्जिंग मार्केट्स, बिकॉज अब तो इंटरनेशनल मार्केट में भी, इंटरनेशनल फंड में भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो उसमें अगर फिर एलोकेट करना हो फर्दर तो फिर जी कॉमन इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि हमारे देश में हम सब मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं कि हम हर देश के एक एक फंड में पैसा लगा दे सके। इसलिए मेरा पहला चॉइस होता है कि ऐसा फंड चूज करे जिसमें वो फंड खुद आपको इंडिया के साथ ग्लोबल एक्सपोजर दे देगा। अभी जैसे हमारे फंड में हम ग्लोबली 4 वैल्यू फंड मैनेजर्स को पैसा देते हैं। बर्कशायर हाथवे एक है, लिंडसेल ट्रेन है, वेरिटास है। अब वेरिटास के पोर्टफोलियो में 30% यूरोप है जो अभी मंदी से गुजर रहा है, तो मेरा यूरोप एक्सपोजर उसके थ्रू हो गया। और वो हमें बता रहा था कि अब हम स्क्रीन कर रहे हैं कि चाइना में ये 2-3 कंपनीज हमें अच्छी लगती है जिनका ग्रोथ रेट इंडिया के ग्रोथ रेट से डबल है और उसका वैल्यूएशन 12 का है, तो वो शायद 2-3% उसमें डाल देगा। तो मैं अलग अलग देश में इतने सारे पोर्टफोलियोज का म्यूजियम बनाऊं, उससे अच्छा है कि मैं एक ही फंड के थ्रू मुझे ग्लोबल एक्सपोजर मिल जाए। सो माय बायस और प्रेफरेंस वुड बी टू स्टार्ट विद वन फंड विच इज अ मिक्स ऑफ इंडिया एंड ग्लोबल, एंड दैट ग्लोबल विल टेक केयर ऑफ यूएस, यूरोप, चाइना। ये भी होगा कि फंड मैनेजर खुद थोड़ा सा एलोकेशन कम ज्यादा कर सकता है, वो बेटर, और टैक्स एफिशिएंसी है इसमें। करेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच कल्पेन जी, आपने बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। मुझे लगता है इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। और कोई बात आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स को, कोई भी मतलब आपकी तरफ से कुछ गाइड करना चाहें? ये तो हमने मतलब ओवरऑल बातें की, बट आपकी कोई ओपिनियन या कोई सजेशन व्यूअर्स के लिए इस वक्त पर? हम सब क्रिकेट के फैंस हैं, हमारे देश में हमारा पहला रिलीजन क्रिकेट है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइन लेंथ के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। मंदी में एक्साइट हो जाइए और तेजी में स्टोरी टेलिंग पे विश्वास मत कीजिए। सिर्फ हेडलाइंस देख के इन्वेस्ट मत कीजिए। आज के दौर में बहुत सारा नॉइस होता है वन साइडेड व्यूज़ का, तो कोशिश कीजिए कि डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग करें, आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करें, और नैरेटिव्स पे आप बह नहीं जाए। कि नैरेटिव्स कैसे होते हैं, मंदी में सब मंदी के स्टोरीज निकलती है और तेजी में सब तेजी की स्टोरीज निकलती है। मैं हमेशा देखता हूँ कि जब टीवी चैनल्स पे बाजार 60,000 पहुँचता है तो लोग बलून्स को उड़ाते हैं और केक कटिंग करते हैं, लेकिन वही बाजार अगर 6 महीने में 50,000 पे आता है तो कोई सेलिब्रेशन नहीं होता है। मेरा मानना है कि 50,000 पे सेलिब्रेट करना चाहिए फॉर एन इन्वेस्टर, बिकॉज उसके यूनिट्स बढ़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म बने रहिए और यूनिट के कलेक्टर्स बनिए। जितने आपके यूनिट्स बढ़ेंगे, एनएवी तो टाइम के साथ बढ़ने वाली है, वो मार्केट का काम है। मेरा और आपका काम एज इन्वेस्टर्स है कि हम अपने यूनिट्स को बढ़ाएं, और वो पॉसिबल है जब हम मंदी में ज़्यादा पैसा लगाए और तेजी में बहुत ज़्यादा पैसा ना लगाए, लेकिन स्टे इन्वेस्टेड, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड करें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मतलब स्टैगर्ड मैनर में अभी इन्वेस्टमेंट जारी रखें और कम से कम एग्जिट तो ना करें। वो एग्जिट करके तो कंपाउंडिंग तोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली। सो लॉन्ग टर्म रहना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो बैक एंडेड ही बनता है, और हमने ये देखा है कि पिछले 25 साल में जब से इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इवॉल्व हुई है, उतार चढ़ाव बहुत सारे आए हैं, लेकिन वो 10 रुपये की एनएवी कहीं पे 200, कहीं पे 500, कहीं पे 1000, कहीं पे 1500 रुपया हो गई है। तो टाइम से तो कंपाउंडिंग होने ही वाला है। हमें वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलना है, खाली अलग अलग समय पे सीट बेल्ट पहननी है या ब्रेक लगाना है। सो कल्पेन जी, आपने बहुत सारी बातें व्यूअर्स को बताई और मुझे उम्मीद है व्यूअर्स को इससे फ़ायदा भी मिलेगा। तो इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।